समझने का काम ज्यादा हो जाएगा। फिजियोलॉजी, फंक्शनिंग की बात करेंगे। पर चैप्टर 3 to 4 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसे पहले 3-4 साल 3-4 इयर्स अगो तक ऐसा माना जाता था कि इससे तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, उससे भी 3-3, 4-4 क्वेश्चंस आने लग गए हैं। यानी इस पूरी यूनिट से, इन 3 चैप्टर्स से आप कम से कम 7 to 8 क्वेश्चंस मान के चलिए, 10-12 कितने भी आ सकते हैं बेटा, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन का। हमें हर चैप्टर को पूरी इज्जत देकर, पूरी ईमानदारी, पूरी ऑनेस्टी के साथ 100% पढ़ना है। अभी तक हमने इस बैच के अंदर लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये 5 एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इन 7 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। तो अगर ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो बस फटाफट से सब अपने चेहरे पे स्माइल ले आइए, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। स्टेथोस्कोप के नाम आज आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का। आज तो एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। किसी भी स्टूडेंट का किसी भी चैप्टर का अगर बैकलॉग हो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स यहां लिख रहे हैं, तो डोंट वरी, मैं हर चैप्टर ऐसे ही पढ़ाती हूं कि एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह हूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टूडेंट्स जिनका बैकलॉग है वो प्लीज अपनी करंट क्लासेस कॉम्प्रोमाइज मत करिए, प्रेजेंट क्लासेस रेगुलर पढ़ते रहिए, थोड़ा रोज बैकलॉग क्लियर करते रहो। संडेज को, हॉलीडेज को एक्स्ट्रा डबल ट्रिपल मेहनत करो, भले 1 महीने 2 महीने में बैकलॉग कवर अप हो, बट न्यू प्रेजेंट क्लासेस कॉम्प्रोमाइज मत करिए, वरना बैकलॉग की साइकिल कभी ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, चलिए रिवीजन कैसे करें बेटा? 7 चैप्टर्स, इन सबके समरी लेक्चर्स आपके पास में हैं। समरी लेक्चर्स के थ्रू रिवाइज करिए। वो समरी लेक्चर दिए ही इसीलिए गए हैं। 5 चैप्टर्स के तो मैं पॉडकास्ट भी दे चुकी हूं आपको, बट आप समरी लेक्चर से रिवाइज करिए। तो 5 के तो पॉडकास्ट हैं, जब समरी लेक्चर 2-3 बार कर लो तो पॉडकास्ट से फिर रिविजन करो, और जब तक समरी लेक्चर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उनके उससे रिवाइज करिए। चलिए तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम रेस्पिरेशन के बेसिक्स को पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे और ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे। ये ऑफ कोर्स हमारा लास्ट क्लास थी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आइए समझते हैं एक्चुअली रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, बेसिक्स क्या है। लिखिएगा, आप सबको पता है कि जो सन है, सन, इससे रेज निकल रही हैं, रेज, यानी ये है सनलाइट, यानी लाइट एनर्जी। सन के थ्रू जो एनर्जी आ रही है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज द लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा बाय द प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे CO2 प्लस वाटर, इससे फूड बन जाएगा। फूड, फूड मतलब ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज होता है C6H12O6। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिक समझो, कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगी पूरा, कि ग्लूकोज के अंदर ये जो 6 कार्बन है, 6 CO2 थे, उन सबके अंदर 1-1 कार्बन थी, तो वो कार्बन आपस में ज्वाइन हो गए हैं। और ये जो सन की एनर्जी थी वो इस बॉन्ड के अंदर आ गई है। ग्लूकोज के जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, यानी जो सन की एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। जो सन की एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट हो गई है। कौन? लाइट एनर्जी ऑफ सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। और बेटा यही कारण है कि जब हम खाना खाते हैं वी गेट एनर्जी। कहते हैं ना बहुत थक रहे हैं मैम, सुबह से बहुत थक गए हैं, भूख लग रही है, खाने का टाइम हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि फूड के ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, इनके अंदर सन की एनर्जी है। तो सन की एनर्जी जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो फूड की केमिकल बॉन्ड्स में, यानी फूड के अंदर केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब हाँ लिखो लिखो ना, लिखो, बहुत काम आती हैं ये चीजें जब हम रिवाइज करते हैं। यानी कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज या हमारा खाना, फूड, ये फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो आप, फॉर एग्जाम्पल हमने रोटी खाई या राइस चावल खाया, बेटा वो स्टार्च होता है। स्टार्च मतलब एक पॉलीमर है जो लाखों ग्लूकोज से मिलकर बना है। जब हम वो खाना खाएंगे वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, उनके बॉन्ड्स टूटेंगे तो ग्लूकोज अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो गए ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते थे, अब डिलीट हो गया है। ये ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, डिओडेनम से, और बॉडी के एक एक सेल को दे दिया जाएगा। अब सेल के अंदर, विद इन सेल के अंदर इस ग्लूकोज के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा, यानी हम कहेंगे खाने को तोड़ा जाएगा।
ब्रेकडाउन ऑफ फूड या ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। तो स्टूडेंट्स, जो हमने रोटी खाई, चावल खाया, आलू खाया, पोटैटोज खाए, उसमें स्टार्च है, स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोज हैं, वो ग्लूकोज डाइजेशन से अलग अलग हो गए। इस ग्लूकोज को ब्लड ने एब्जॉर्ब किया स्मॉल इंटेस्टाइन से, इस ग्लूकोज को एक एक सेल को दे दिया गया। सेल के अंदर जाकर इस ग्लूकोज को और तोड़ेंगे, इन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, और जब बेटा इन बॉन्ड्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी सेल के अंदर। रिलीज एनर्जी, ये किसकी एनर्जी है? सन वाली एनर्जी है, रिलीज एनर्जी। जैसे ही ऊर्जा निकलेगी, इसे पकड़कर एटीपी बना ली जाएगी, रैप्ड एज एटीपी। अब सवाल उठता है, ये एटीपी क्या है? बेटा बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझो। मैं पहले एटीपी का फुल फॉर्म लिखती हूं। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आप लोगों को बायोमॉलिक्यूल्स थोड़ा बहुत याद हो, या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस याद हो, या नहीं भी याद हो, तो मैं बताती हूं। बेटा एडिनोसिन, एडिनोसिन मतलब एडिनाइन बेस जब शुगर के साथ जुड़ती है। आपको याद है, ग्वेनाइन जुड़ेगी तो ग्वेनोसिन, साइटोसिन जुड़ेगी तो साइटिडिन, थाइमीन जुड़ेगी तो थाइमिडिन, यूरेसिल जुड़ेगी तो यूरिडिन। ये न्यूक्लियोसाइड है। जिसे आता है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं आता कोई बात नहीं। सेलिन आपने बिल्कुल सही लिखा है, ये न्यूक्लियोसाइड है। मतलब मान लीजिए कि ये एक शुगर है, 5 कार्बन की शुगर है, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन शुगर। इधर इसका फर्स्ट कार्बन होता है। जिसे नहीं आता मैं अभी नहीं पढ़ा सकती, आपके बैच में मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ाऊंगी, जूलॉजी में बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगी। इसके साथ एडिनाइन वाली बेस जोड़ते हैं, एडिनाइन, ये बन गया एडिनोसिन, एडिनोसिन। अब यहां पर ये 5th कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5th कार्बन। मैं धीरे धीरे सिखाऊंगी, 1 मिनट दो, थोड़ा सा एसी वो कर दें अपन। अब इसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ता है, फॉस्फेट, फॉस्फेट। बेटा अब इसे बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड बनता है। फिर ऐसी बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड जुड़ती है तो डीएनए आरएनए बनता है। लेकिन एटीपी का मतलब क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बड़ा ध्यान से सुनो, एक और फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट, एडिनोसिन 1 2 3 ट्राइफॉस्फेट। एक्चुअली होता क्या है, बड़ा ध्यान से सुनो। आपको मालूम है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट एंड सिमिलर रिपेल। तो जब हम इस एक फॉस्फेट के साथ सेकंड फॉस्फेट बॉन्ड करने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये रिपेल करते हैं। तो इन्हें पास लाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। ये वाली एनर्जी जो रिलीज हो रही है, इसे यूज कर इस फॉस्फेट को इसके साथ जोड़ते हैं। एक बार ये जुड़ गया, डाइफॉस्फेट बन गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर एक और फॉस्फेट जोड़ते हैं, ये भी रिपेल कर रहा है, भाग रहा है, रनिंग अवे। फिर एनर्जी को यूज करके इन्हें जोड़ते हैं। यानी ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं बेटा। These bonds have lot of energy inside them, lot of energy. क्योंकि फॉस्फेट फॉस्फेट आर रिपेलिंग ईच अदर, भाग रहे हैं, उसे पकड़ना है तो उस बॉन्ड के लिए बहुत एनर्जी मिले लगेगी। और ये एनर्जी कहां से आ रही है? फूड के ब्रेकडाउन से आ रही है। बिल्कुल बेसिक समझो। तो फूड के ब्रेकडाउन से, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी को यूज कर हमने इन फॉस्फेट्स को अटैच करा, यानी हमने एटीपी बना ली। ये सेल ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज ब्रेक डाउन कर करके एटीपी बना के रख लेता है। अब जब भी इस सेल को कोई वर्क करना है, उसे एनर्जी चाहिए, तो बेटा वो इस एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा। वो इसी एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा। कैसे तोड़ेगा? सबसे पहले ये फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड व्हेन द बॉन्ड विल ब्रेक, इसकी एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी से सेल अपना वर्क कर लेगा। यानी अब ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा और एक फॉस्फेट अलग हट जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एनर्जी रिलीज्ड होगी, एनर्जी रिलीज्ड होगी। और इस एनर्जी से दिस इज यूज्ड बाय सेल। अब इसे सेल यूज करेगा। यानी बेटा वर्क जो करता है सेल, दैट इज नॉट विथ एटीपी, दैट इज विथ ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। एटीपी बनाकर स्टोर कर लेता है, फिर एटीपी को ब्रेक डाउन करता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उससे फिर सेल काम करता है।
तो हम जब खाना खाते हैं हमें एनर्जी क्यों मिलती है? बिकॉज व्हेन वी ईट फूड, वो फूड डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज एक एक सेल में पहुंचेगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, उससे एटीपी बनेगी, एटीपी ब्रेकडाउन होगी और एनर्जी फिर बॉडी यूज करती है। यानी एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ऐसा समझ लो बेटा, ये चेक है, चेक, ये कैश है, कैश, रेडीमेड एनर्जी, रोकड़ा दोगे तो माल मिलेगा, कैश। ये चेक है, चेक बैंक में जाओगे तो वो आपको कैश दे देगा, ये चेक है। ये है सेल की एनर्जी करेंसी। वन सेल के अंदर जितनी ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी इट कैन रिलीज। नोट करा सबने? यही जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस, फूड को ब्रेक डाउन करना, एनर्जी रिलीज करना, उसे एटीपी के फॉर्म में पकड़ के ट्रैप कर लेना, ताकि वेनेवर वेरेवर जब भी जरूरत पड़े इस एटीपी को ब्रेक डाउन करके इस एनर्जी यूज की जाए। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसे बोलते हैं बेटा रेस्पिरेशन। अब एक रेस्पिरेशन वर्ड, आपने ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा भी सुना होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, 3.0 में जूलॉजी में मैं पढ़ा चुकी हूं, 2.0 वालों ने भी अभी तक पढ़ लिया होगा। जो ब्रीदिंग होती है वो है जो एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। तो हम नॉर्मली बोल देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट एक्चुअली ये सेल के अंदर का रेस्पिरेशन है। इसे और अच्छा बोलना है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर के अंदर। सेल के अंदर ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? एनसीईआरटी की लाइंस अब मैं लिखने वाली हूं। ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कहां पर? विद इन सेल। क्यों? टू रिलीज एनर्जी। फिर क्या करेंगे? एंड ट्रैप दिस एनर्जी एज एटीपी, या ट्रैप दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और अच्छा लिख देती हूं मैं, एंड ट्रैप दिस एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस, फॉर एटीपी सिंथेसिस। रेस्पिरेशन का मतलब है फूड का ब्रेकडाउन सेल के अंदर टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैप दिस एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस। एटीपी बेटा एक केमिकल मॉलिक्यूल है, केमिकल मॉलिक्यूल, यानी केमिकल एनर्जी है एटीपी के अंदर। और अब जब भी सेल को जरूरत है तो इस एटीपी को तोड़ा जाएगा। सो देन सेल ब्रेक डाउन दिस एटीपी, break down this ATP whenever and wherever required। जब भी सेल को जरूरत है तब वो इस ATP को तोड़ेगा and utilize या use this energy। Energy released by breakdown of ATP that will be used by the cell। कितने लोगों को बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। अब स्टूडेंट्स मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी धीरे 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 करके कि एक्चुअली जब ग्लूकोज के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन रिमूव होता है धीरे धीरे। ग्लूकोज में हाइड्रोजन भी तो है, C6H12O6। मैं मजेदार एक डॉन की कहानी से सिखाऊंगी, गुंडागर्दी की कहानी से सिखाऊंगी। और हाइड्रोजन रिमूवल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अब मैं यहां लिखती हूं ब्रेकडाउन बोलो या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोलो, ये मैं धीरे धीरे सिखाऊंगी आपको। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ रेस्पिरेशन का रॉ मटेरियल क्या है, व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन, चैट बॉक्स में लिखकर भेजो व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन। रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जिसका रेस्पिरेशन होगा, जिसका ब्रेक डाउन होगा, व्हाट इज दैट? बताइए। रॉ मटेरियल ग्लूकोज, ग्लूकोज इज द रॉ मटेरियल। हम ग्लूकोज को ही तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और ग्लूकोज किस प्रोसेस से फॉर्म हुआ है? बाय फोटोसिंथेसिस। यानी जो रॉ मटेरियल है रेस्पिरेशन का, दैट कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। अगर सन नहीं होगा, अगर सनलाइट नहीं होगी, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा। और अगर ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा तो ब्रेकडाउन किसका होगा, रेस्पिरेशन किसका होगा, एटीपी कैसे बनेगी? हम सब भूखे मर जाएंगे। सो रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा
बहुत बढ़िया। और यही रॉ मटेरियल जिसे ब्रेक डाउन किया जाएगा, जो मोस्टली ग्लूकोज होता है, उसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट जिसका रेस्पिरेशन होना है, जिसका ब्रेकडाउन होना है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? वो मटेरियल, वो फूड जिसका ब्रेकडाउन होगा। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? इट इज फूड ब्रेकडाउन या ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दैट इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बिल्कुल इजी है, बेसिक समझ रहे हैं। अब ये यूजुअली क्या होता है, अभी अभी हमने देखा, यूजुअली ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, मैं बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो मोस्टली ऑफ कोर्स ग्लूकोज, बट स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि जब हम बटूरे खाते हैं, ऑयल है जिसमें, घी है, उसके ब्रेकडाउन, उसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, उनके ब्रेकडाउन से भी एटीपी एनर्जी मिलती है। प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं, उनके बॉन्ड के ब्रेकडाउन से भी एनर्जी मिलती है। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, उनके ब्रेकडाउन से भी मिलती है, यानी वो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं। सो फैट्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड। इसको हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड्स, बट मोस्ट कॉमनली ऑफ कोर्स ग्लूकोज है, उसकी हम मेन बात करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो, हो गया सबका? ना, रेस्पिरेशन जो है बेटा, रेस्पिरेशन इज अ आइए समझते हैं। देखो, ऐसा नहीं होता कि ग्लूकोज को एक झटके में, वन स्टेप में तोड़ देते हैं, नहीं। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, अगर सडनली किसी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं, फिजन रिएक्शन, तो एनर्जी एकदम हीट के फॉर्म में लूज हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो हम स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे, धीरे 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 ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, यानी यहां पर मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा। इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप नहीं है बेटा, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस होगा, लिंक रिएक्शन होगी, क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का रोल आएगा, धीरे धीरे गुंडे आएंगे, फिर फाइनल बिग बॉस आएगा। यानी सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस होंगी, स्टेप वाइज रिएक्शंस। ऐसा नहीं है पहले क्रेब्स साइकिल हो जाए बाद में ग्लाइकोलिसिस हो, नहीं, स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन, ईच कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स के नाम आएंगे, हम बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो हर रिएक्शन एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल्ड होगी, तो स्लोली होगा ताकि एकदम से एनर्जी इज नॉट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, कहीं वेस्ट नहीं हो जाए। स्टेप वाइज होगा और धीरे धीरे एंजाइम्स की हेल्प से होगा। नाउ मुझे बताइए कि रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी है वो यूज होगी या रिलीज होगी? बताइए, यूज या रिलीज? बताइए, यूज या रिलीज? बोलिए। जोगेंद्र जी, कृपया कर फोटोसिंथेसिस के डाउट अभी मत पूछो बेटा, आप अपने दिमाग को जरा देखो, कितना खतरनाक दिमाग है आपका। रेस्पिरेशन पढ़ते हुए और उसका डाउट लिख रहे हो आप, ऐसे कैसे कंसंट्रेशन बनेगा, कैसे पास होंगे? बहुत बढ़िया। रिलीज यानी ये है एक्सर्गोनिक प्रोसेस। एक्सो का मतलब ही होता है बेटा बाहर, बाहर, यानी एनर्जी रिलीज होगी ना, अभी अभी तो बताया एनर्जी रिलीज होगी, उससे एटीपी बनाएंगे, अभी तो बोला, यानी रिलीज एनर्जी। फोटोसिंथेसिस इसका उल्टा होगा, फोटोसिंथेसिस में सन की एनर्जी यूज होके ग्लूकोज बनेगा, तो यहां पे एनर्जी रिलीज होगी। अब बड़ा ध्यान से सुनो, फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस वाटर से खाना बनता है, फूड इज फॉर्म्ड। जब कोई चीज फॉर्म होती है उसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। यहां पे ग्लूकोज फूड ब्रेक डाउन होगा, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी। बहुत टाइम तक साइंटिस्ट यही कहते थे कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक यानी फॉर्मिंग रिएक्शन है, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, फूड इज फॉर्म्ड, और रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक है क्योंकि फूड इज ब्रोकन डाउन।
पर बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि व्हेन ग्लूकोज इज गेटिंग ब्रोकन डाउन, जब ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है तो बीच बीच में कुछ ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं जो बॉडी बीच में से ही निकाल के और किसी और मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में यूज करती है। मैं आगे के चैप्टर्स में बताऊंगी ये चीज। ऐसे कई सारे बीच में ही मॉलिक्यूल आएगा जिसे आगे तोड़ा नहीं जाएगा, यूज करेंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल इन द सेल। तो बेसिकली तो कैटाबॉलिक है बिकॉज फूड इज ब्रोकन डाउन, बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन। बट कुछ और मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में भी इसके इंटरमीडिएट्स का रोल है, यानी एनाबॉलिज्म भी है। तो अब साइंटिस्ट इसको एम्फीबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। एम्फीबॉलिक, एम्फी का मतलब ही होता है बोथ, यानी इट इज बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। इसकी भी हम और डिटेल्स पढ़ेंगे इसी चैप्टर के आगे के पार्ट्स में। एक चॉइस अगर आ जाए तो ऑफ कोर्स कैटाबॉलिक, बिकॉज फूड इज ब्रोकन डाउन, फूड इज ब्रोकन डाउन, जो मेन है रेस्पिरेशन। बट एनाबॉलिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इस प्रोसेस में कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे, कार्बन स्केलेटन्स, दे आर यूज्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स। सो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड, यानी कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग respiration are used as precursor for biosynthesis, यानी बॉडी के अंदर सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स। इसे हम नेक्स्ट क्लास मतलब अपकमिंग क्लासेस में और डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस आर यूज्ड एज प्रीकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस। ये मैंने एक बेसिक्स बताया है रेस्पिरेशन का कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन कहां से आता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसे बोलते हैं, व्हाई रेस्पिरेशन इज मल्टी स्टेप, व्हाई एक्सर्गोनिक, व्हाई एम्फीबॉलिक प्रोसेस। अब सब लोग अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए। एवरीबडी प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी। अभिषेक मैम आपसे विनती है कि पिछले साल की तरह ही नोट्स बनाए। तो और क्या कर रही हूं मैं, और क्या कर रही हूं बेटा अभिषेक? चल बताओ बेटा। एनसीईआरटी मास्टर, आज की क्लास में मैं कुछ लाइंस आपको एनसीईआरटी में मार्क करवाऊंगी, वरना अभी तक 7 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, एक एक वर्ड मैंने आपको खुद नोट्स में लिखा है अपने इन्हीं प्यारे प्यारे मुलायम मुलायम मोटे मोटे हाथों से। ठीक है, चलिए एवरीबडी प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी। चल आइए मार्क करिए मेरे साथ। हम सब ब्रीद करते हैं टू लिव, यानी इनहेलेशन एक्सहेलेशन, O2 इनसाइड CO2 बाहर। बट व्हाई इज ब्रीदिंग सो एसेंशियल टू लाइफ? व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीद? और क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स ब्रीद करते हैं? हाउ? इसका जवाब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में मिलता है। ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज तक जाती है, CO2 टिश्यू से बाहर आती है। CO2 इज अ हार्मफुल गैस। नाउ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटी हो, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में भी अगर आपने जूलॉजी पढ़ लिया है, सबने पढ़ लिया, 2.0 3.0 सबने पढ़ लिया है, तो इंस्पिरेशन, डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स, इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहां भी एटीपी, वहां भी एनर्जी चाहिए। ये सारी एनर्जी कहां से आती है? ये एनर्जी हमारे खाने से आती है। हमने लिख लिया, ये सब नोट्स में लिखवा दिया है। ये एनर्जी फूड में कहां से कैसे आती है, कैसे यूज होता है, क्या सारे खाने से सेम एनर्जी मिलती है, फैट, प्रोटीन, हम सब पढ़ेंगे। क्या प्लांट्स भी खाते हैं? नहीं खाते तो पेड़ों को कहां से एनर्जी मिलती है, माइक्रोब को कहां से एनर्जी मिलती है, क्या होता है? नाउ जितनी भी एनर्जी हमें चाहिए लाइफ प्रोसेसेस के लिए, वो फूड के ऑक्सीडेशन से आती है। नाउ फूड के अंदर एनर्जी फोटोसिंथेसिस से आती है। कौन कौन फोटोसिंथेसिस करता है? देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रीन प्लांट्स। बेटा ग्रीन प्लांट्स का मतलब प्लांट किंगडम पूरा पढ़ा चुकी हूं। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये था प्लांट किंगडम यानी ग्रीन प्लांट्स। एनसीईआरटी ने इसके बाद लिखा है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हमने ब्लू ग्रीन एल्गी कहा था, मोनेरा किंगडम में पढ़ाया था।
ये सब के पास क्लोरोफिल है, ये बहुत बढ़िया फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बड़ा ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी ने यहां ओनली लिखा है, जरा चैट बॉक्स में बताइए ये ओनली राइट है या रॉन्ग है, जरा चैट बॉक्स में बताओ। पूरा पढ़ा चुकी हूं एवरीथिंग, राइट है या रॉन्ग है, चैट बॉक्स में बताइए, राइट या रॉन्ग। आज मुझे लग रहा है लेजेंड वालों की क्लास नहीं हो रही है क्या, सारे इधर आ गए हैं टाइम वेस्ट करने। रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि बेटा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स, याद है वो डायन थी प्रोटिस्टा के अंदर, क्राइजोफाइट्स जिसमें डाई एटम्स एंड डेस्मिट्स थे, यूग्लेनॉइड्स, ये सब भी तो फोटोसिंथेसिस, ये सब भी तो अपना खाना खुद बना रहे थे, ये भी तो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स या बैक्टीरिया और मोनेरा किंगडम के मेंबर्स, ये सब भी तो कर रहे थे फोटोसिंथेसिस। चलो एनीवेज, ये आना चाहिए क्योंकि एज इट इज लाइन लिखकर आती है, और अगर एनसीईआरटी ध्यान से नहीं पढ़ी तो हम इसे रॉन्ग समझ के इनकरेक्ट लगा देंगे, बट एनसीईआरटी की लाइन है करेक्ट है। दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड्स के अंदर आ गई है। अब ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी हमने एनाटॉमी पढ़ ली है, क्या रूट स्टेम लीफ सब खाना बनाते हैं? नहीं, केवल ग्रीन पार्ट्स, वो जो मीजोफिल टिश्यू था लीफ का, पैलिसेड, स्पॉन्जी, पैरेन्काइमा जो था मीजोफिल टिश्यू, जहां क्लोरोप्लास्ट है, या गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है वहां बन सकता है, या यंग स्टेम ग्रीन होती है, हम सब पढ़ चुके हैं बेटा। नॉट ऑल सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज, ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट जो मोस्टली सुपरफिशियल लेयर में है मीजोफिल, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट के अंदर भी ओनली दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यानी एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, और प्लांट के अंदर भी जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं जैसे रूट्स, फ्लावर, फ्रूट्स, वो भी ग्रीन पार्ट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन पार्ट्स करेंगे। सो इवन इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ऑल अदर ऑर्गन, टिश्यूज एंड सेल्स जो नॉन ग्रीन है, दे नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन, उन्हें भी खाना चाहिए। यानी खाना जो है ये सभी नॉन ग्रीन पार्ट्स तक ट्रांसलोकेट, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना। एनिमल्स सारे हेटेरोट्रॉफिक हैं, यानी कुछ हर्बीवोर्स होंगे जो डायरेक्टली प्लांट से फूड लेंगे, जैसे काउ, बफेलो, गोट, कैमल्स, या जब हम एप्पल खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, शाकाहारी जानवर, हर्बीवोर्स डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। लेकिन एक लायन, टाइगर, वोल्फ जो किसी दूसरे एनिमल को खा रहा है, उस एनिमल ने प्लांट को खाया है, यानी कार्निवोर्स इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे। So all animals are heterotrophic. Directly herbivores, शाकाहारी, eating plants, and indirectly मांसाहारी, non-vegetarians, carnivores. सैप्रोफाइट्स, अब ये मैं सब पढ़ा चुकी हूं बेटा, फंजाई, बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक होते हैं जो डेड एंड डीकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट है, ये भी अल्टीमेटली किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने फूड बनाया, प्लांट से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर में वो एनर्जी गई, एंड व्हेन दे विल डाई, जब ये मरेंगे तो सैप्रोफाइट्स को मिली। यानी कुल मिलाकर सब प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, और प्लांट सन पे डिपेंडेंट है, यानी सब अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस का जो फूड है उस पर डिपेंडेंट है। इस चैप्टर में हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, यानी यही फूड का ब्रेकडाउन सेल के अंदर टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैप दिस एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस। बेटा ये चारों लाइंस मैंने आपको नोट्स में लिखवा दी है ना। फोटोसिंथेसिस होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यूकैरियोट्स में, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। और जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन है टू रिलीज एनर्जी, यानी रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन। बेटा मैं इस चैप्टर में सिखाऊंगी कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें केवल साइटोप्लाज्म के अंदर रेस्पिरेशन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, पर यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का रोल होता है। सो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में तो होता ही नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता ही है। नाउ यहां पर ब्रेकिंग होगी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन होगा, इसे रिडक्शन लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा, फॉर्मेशन लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा, सेल के अंदर रिलीज होगी एनर्जी, और जो फूड, जो कंपाउंड ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहेंगे, ये भी हमने लिख लिया।
मोस्टली यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बट प्रोटीन, फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं। हमने ये लाइन भी ऑलरेडी लिख ली है। अब जब भी ऑक्सीडेशन होगा सेल के अंदर, ऑल द एनर्जी जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में है, इट इज नॉट रिलीज्ड फ्रीली और इन अ सिंगल सेल। यहां पे स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन होंगी, कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, और स्लोली स्लोली जो एनर्जी रिलीज होगी उसे एटीपी के केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ट्रैप करेंगे। यानी जो एनर्जी रिलीज होगी वो डायरेक्टली यूज नहीं हो रही है बेटा, पहले उससे एटीपी बनाएंगे एंड देन इट इज ब्रोकन डाउन वेनेवर एंड वेरेवर सेल इज नीडिंग द एनर्जी। तो एटीपी को ब्रेक डाउन किया जाएगा। डायरेक्टली फूड ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो सेल यूज नहीं करता, फर्स्ट एटीपी बनाएगा, फिर उसे तोड़कर उस एनर्जी को यूज करेगा। यानी एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। बेटा ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देखो हैन से लिखा हुआ है। ये जो एनर्जी है एटीपी के अंदर, इसे अब यूज करेंगे वेरियस प्रोसेसेस के अंदर, और जो कार्बन स्केलेटन बीच बीच में प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें यूज करेंगे फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल, यानी एनाबॉलिज्म, और फूड ब्रेकडाउन हो रहा है यानी कैटाबॉलिज्म। यहां तक सबने मार्क कर लिया, सबको क्लियर है? तो एक बार मुझे यस लिख दो, ठीक है? क्लियर है यहां तक सबको? नहीं, अब हम स्पैमर्स पर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? जल्दी से बताओ, स्पैमर्स को जो बात करनी है करने दो। मुझे अच्छा नहीं लगता चैट्स ऑफ करके पढ़ाना, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं होता जो मेरे रियल स्टूडेंट्स हैं। आई डोंट वांट दैट। चल ठीक है, चल अब एक टॉपिक और है जो मैं आपको एनसीईआरटी में मार्क कराऊंगी पूरा समझाकर, फिर हम एक्चुअल टॉपिक ग्लाइकोलिसिस पूरा डिटेल में खुद पढ़ेंगे, लिखेंगे। प्लीज अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए वापस से। डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या प्लांट्स सांस लेते हैं? देखो बड़ा ध्यान से समझो, बड़ा ध्यान से सुनो, चाहो तो एनसीईआरटी में साइड में बना भी सकते हो। लीफ है, लीफ के अंदर कोई एक सेल है, उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। सपोज करो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? CO2 प्लस वाटर, इससे ग्लूकोज बनता है और O2 बाहर निकलती है, O2। तो CO2 प्लस वाटर, इससे फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फूड बनता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इसी ऑक्सीजन को जो लीफ के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो यूज करेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन और फूड को ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन करेंगे, यानी रेस्पिरेशन होगा, ब्रेक डाउन, और उससे फिर से CO2 एंड वाटर बन जाएगा। तो बेटा CO2 प्लस वाटर से ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन निकलता है, और ऑक्सीजन और फूड, यानी फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, और फिर से CO2 और वाटर निकलेगा। पेड़ों को CO2 भी चाहिए, यस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। दे नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। बट बेटा पेड़ों को ऑक्सीजन भी चाहिए ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन करने के लिए। तो प्लांट्स भी सांस लेते हैं, पेड़ CO2 भी लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, और पेड़ ऑक्सीजन भी लेते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर फॉर ब्रीदिंग। ऑक्सीजन तो चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन करना है। सो डू प्लांट्स ब्रीद? इसका आंसर है यस, यस, यस। प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड दे गिव आउट CO2। रेस्पिरेशन में O2 यूज होती है, CO2 रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होती है, O2 रिलीज होती है, हम आगे पढ़ेंगे। और इसीलिए दैट्स वाई प्लांट्स के पास में सिस्टम है ताकि लगातार ऑक्सीजन अवेलेबल रहे। ये हो गया हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन। लेकिन क्या कभी आपने पेड़ों के अंदर कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन सुना है? एनिमल्स में तो आप सबने ब्रीदिंग चैप्टर पढ़ लिया है। ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, लाइक कॉकरोच। हमारे अंदर लंग्स होते हैं, फिशेस के अंदर गिल्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स हैं। पर पेड़ों में ऐसा कभी नहीं होता। हमने पूरी प्लांट की एनाटॉमी पढ़ ली, रूट, लीफ, स्टेम, हमने कभी भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पढ़ा। स्टोमेटा पढ़ा था O2 CO2 एक्सचेंज के लिए लीव्स के अंदर, यंग स्टेम के अंदर, बट ऑर्गन नहीं पढ़ा। देखिए प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स have no specialized organ for this exchange. They have stomata and lenticel for gas exchange. Stomata तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, lenticel अब सिलेबस में नहीं है बेटा। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, पेड़ चौड़ा होता है, बार्क, छाल बनती है, तो जहां जहां पे स्टोमेटा होते हैं यंग स्टेम में, वहां पर अब लेंटिसल, लेंस जैसे छेद हो जाते हैं। छोड़ो, ये याद रखना है। अब
वाई दे डोंट हैव एनी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन और फिर भी बढ़िया ऑक्सीजन मिलता है, ऐसा क्यों? इसके 3-4 रीजंस हैं। रीजन नंबर वन, सुनिए, हमारे अंदर ब्लड मौजूद है। बेटा ध्यान से सुन लो, हमारे अंदर ब्लड मौजूद है, ब्लड सर्कुलेटिंग फ्लूइड, और ब्लड हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यूज तक लेके जाता है और टिश्यू से CO2 को लंग्स तक लेकर आता है। हमने बहुत अच्छे से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में आप सबने पढ़ा होगा। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई सर्कुलेटिंग सिस्टम नहीं है। जाइलम फ्लोएम है, बट वहां पे वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। यानी पेड़ों में ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑर्गन है, वहां एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आ गई और कोई ब्लड है वो लेकर जाएगा, बाकी सब में नहीं। हर ऑर्गन को बोलते हैं भैया तुम तुम्हारी गैस एक्सचेंज का खुद जुगाड़ करो, खुद इंतजाम करो। रूट अपना अरेंज करती है, मिट्टी से, सॉइल से लेती है। तभी तो याद है मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था, जो स्वैम्पी एरियाज हैं, राइजोफोरा, वहां पर सॉइल में एयर नहीं है, वाटर है, लॉक्ड है, इसीलिए तो न्यूमैटोफोर्स, रेस्पिरेटरी रूट्स ऊपर आई थी। लीव्स अपना जुगाड़ कर रही है स्टोमेटा के थ्रू, स्टेम अपना अरेंजमेंट कर रही है खुद लेंटिसल्स के थ्रू। एवरी पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन नीड। व्हाई? बिकॉज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों होता है लिटिल ट्रांसपोर्ट? क्योंकि कोई ब्लड, लिम्फ, सर्कुलेटिंग फ्लूइड नहीं होता। ये पहला रीजन है। नाउ सेकेंड रीजन, बेटा प्लांट्स को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए भी नहीं। हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स बहुत काम करते हैं। हम सोचते हैं, हम चलते हैं, वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज। प्लांट्स को इतनी एनर्जी चाहिए ही नहीं, यानी इतनी ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। मेनली लीव्स को लगती है एनर्जी, तो वो लीव्स बड़े आराम से, जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, उसी को रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं। प्लस टोमेटा भी है, उसके थ्रू भी ऑक्सीजन ले लेते हैं। सो दे डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज। जी हाँ, रूट, स्टेम, लीव्स में काफी लो रेट पर होता है रेस्पिरेशन देन एनिमल्स। ज्यादा डिमांड नहीं है, लोअर रेट से रेस्पिरेशन हो रहा है। केवल फोटोसिंथेसिस के टाइम पर बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत सारा गैस एक्सचेंज होना चाहिए, और उसके लिए हर लीफ के पास में खुद का रास्ता है। क्या रास्ता है? नंबर 1, जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो लीफ को वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्लस स्टोमेटा भी दिए हुए हैं। तो पहला रीजन ये है कि कोई फ्लूइड नहीं है, तो हर पार्ट को अपना जुगाड़ करना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लिटिल है। सेकंड ये है कि ज्यादा डिमांड है भी नहीं, रेस्पिरेशन लो रेट से होता है, मेनली फोटोसिंथेसिस के टाइम जरूरत पड़ती है, तो वो जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होती है उससे ही रेस्पिरेशन करके एनर्जी ATP बना लेते हैं। नाउ थर्ड रीजन, बेटा ये बस एज इट इज लाइन आनी चाहिए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। थर्ड रीजन, बेटा पेड़ जो होते हैं उनमें ज्यादा डिस्टेंस तक गैस को नहीं जाना है। एक्चुअली हम पूरी एनाटॉमी पढ़ चुके हैं, हमें पता है एपिडर्मिस के पास कॉर्टेक्स में सब लूजली अरेंज्ड है। तो जहां जहां बेटा लूजली अरेंज्ड है, मतलब बहुत आराम से गैस होती हुई ऐसे चली जाती है। यानी हर लिविंग सेल जो होता है उसमें बीच बीच में स्पेसेस होती हैं, आराम से गैसेस डिफ्यूज करती हैं, और हर ऑर्गन का कोई ना कोई पार्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। हमें पता है हर ऑर्गन में एपिडर्मिस है, लीफ में, रूट में, स्टेम में, और वो सब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो डायरेक्टली सब अपना अपना जुगाड़ खुद करते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारा लिवर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, हमारा स्टमक एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, हमारी लंग्स हैं, तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाएगी और ब्लड के थ्रू फिर सारे ऑर्गन्स में जाएगी। बट यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां गया, हाँ ये वाला, कि एवरी ऑर्गन जो है वो अपनी अपनी नीड का ध्यान खुद रखेगा। सो ये जो पैरेन्काइमा है ये लूज पैकिंग है, यानी एयर स्पेसेस हैं, लूजली पैक्ड है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है, और उसके कारण बहुत आराम से एयर आती है। प्लस ज्यादातर सेल्स जो हैं उनका कोई ना कोई पार्ट इन कांटेक्ट विथ एयर है, तो जो भी लिविंग सेल्स हैं बेटा, वो ये अब अपन को ज्यादा नहीं पढ़ना है, इनमें ओपनिंग होती है, बार्क भी अगर बन गई, सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, उन्हें लेंटिसल्स बोलते हैं, और अंदर के सेल्स डेड होते हैं। तो जो लिविंग सेल्स हैं वो हमेशा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में, अंदर वाले सेल्स डेड हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये 10 यानी असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो गया। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो नंबर 1, एवरी पार्ट हैज टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस नीड बिकॉज देयर इज लिटिल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कोई फ्लूइड नहीं है। नंबर 2, ज्यादा डिमांड नहीं होती है, रेस्पिरेशन की रेट लो होती है, मेनली फोटोसिंथेसिस के टाइम एनर्जी चाहिए, फोटोसिंथेसिस में ऑलरेडी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, लीव्स उसे यूज करती है। नंबर 3, हर पार्ट, हर लिविंग सेल सरफेस के कांटेक्ट में है, जो अंदर की तरफ है वो डेड हो जाते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, उन्हें वैसे भी ऑक्सीजन नहीं चाहिएगा। और लूजली अरेंज्ड टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस खूब होती हैं, आराम से गैस डिफ्यूज करती है, एंड साथ में स्टोमेटा और लेंटिसल्स के थ्रू मेनली एयर आती है।
इससे ज्यादा और बिल्कुल दिमाग इस टॉपिक में नहीं लगाना है ना। अब ग्लूकोज, चलो इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। अब आ जाओ बेटा, हेडिंग लिखो नेक्स्ट। चलिए अब आइए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, प्लीज अब अपनी कॉपी खोल लीजिए। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, 2 टाइप्स का रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज फूड का ब्रेकडाउन होगा, एक जहां पर ऑक्सीजन यूज होगा एरोबिक, और एक जहां पर ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड एनारोबिक। एनारोबिक याद है, हमने बैक्टीरिया में भी पढ़ा था, कुछ बैक्टीरिया एरोबिक हैं, कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक हैं। चलिए अब बहुत सिंपल है, यहां पर ऑक्सीजन यूज होगा, ऑक्सीजन बेटा डॉन निकलेगा, डॉन बताऊंगी, ऑक्सीजन नॉट यूज्ड। स्टूडेंट्स यहां पर पूरा ग्लूकोज तोड़ा जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और ग्लूकोज। स्टूडेंट समझिए कंप्लीट का क्या मतलब है। कंप्लीट का मतलब है कि जो 6 बॉन्ड्स हैं, ये जो 6 कार्बन है, 6 कार्बन सारे एक एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक एक बॉन्ड तोड़ेंगे, तो पूरे 6 की 6 CO2 मिलेंगे, प्लस वाटर प्लस एनर्जी। कंप्लीट बेटा सारे बॉन्ड्स तोड़े जाएंगे, कंप्लीट सारे बॉन्ड्स तोड़े जाएंगे, सारे बॉन्ड्स। तो यहां पे CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। यही हम पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब अगर यहां कंप्लीट है तो यहां पे इनकंप्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा। बेटा पार्शियल मतलब यहां पूरे 6 कार्बन अलग नहीं होंगे। जैसे मैं पढ़ाऊंगी आपको, या तो लैक्टिक एसिड बनता है जिसमें 3 कार्बन अभी भी साथ रहते हैं जुड़े हुए, या पायरुविक एसिड बनता है जिसमें 2 कार्बन साथ रहते हैं। सारे बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे, सारे बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे। अब इसके प्रोडक्ट्स अगर कोई पूछे, प्रोडक्ट्स, तो इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं? CO2 प्लस H2O, और एनर्जी जो बनेगी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड, वो बहुत हाई होगी बेटा। इसमें 36 से लेके 38 ATP बनती है। 1 ग्लूकोज के टूटने पे, कंप्लीट टूटने पे 36 से 38 ATP बनती है, और साथ में हमें CO2 एंड वाटर मिलता है। मैंने इस रिएक्शन को अभी बैलेंस नहीं किया है, अभी बैलेंस नहीं किया है। जबकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो या तो हमें लैक्टिक एसिड मिलेंगे या हमें इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 मिलेगा। ये मैं सिखाऊंगी, सब सिखाऊंगी डिटेल में, डिटेल में। ये होता है C2H5OH, ये होता है C3H6O3। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। भाई ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है तो 3 कार्बन अभी भी जुड़े हैं, 1 लैक्टिक एसिड में अगेन 3 कार्बन जुड़े हैं। यहां पे 2 कार्बन इथाइल अल्कोहल में, एक और इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन, एक एक CO2 यानी 2 CO2 अलग हो गए, टोटल 6 कार्बन हो गए, 2 और 2 4 हो गए, 2 इथाइल अल्कोहल में और 2 CO2 में। पर बेटा ATP बहुत कम बनती है, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे टोटल केवल 2 ATP मिलेगी, केवल 2 ATP, ओनली 2 ATP, ओनली 2 ATP। यानी यहां पे लार्ज अमाउंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और यहां पर ओनली 2 ATP। यहां पे ऑक्सीजन यूज होगा, हम देखेंगे यहां ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, यहां सारे कार्बन अलग होंगे, पूरे 6 अलग हो जाएंगे, यहां इनकंप्लीट होगा, यहां CO2 वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, यहां लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल CO2 एंड ओनली 2 ATP, चाहे लैक्टिक एसिड बने चाहे इथाइल अल्कोहल बने। नाउ दिस अकर्स इन, बेटा यहां पे साइटोप्लाज्म का भी रोल आएगा एंड माइटोकॉन्ड्रिया का रोल आएगा यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो सब कुछ ही साइटोप्लाज्म में होता है, बट यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का भी रोल आ जाएगा। साइटोप्लाज्म तो है ही एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया, बट ये चाहे प्रोकैरियोट में हो चाहे यूकैरियोट में हो, ओनली इन साइटोप्लाज्म। केवल साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शंस होंगी, केवल साइटोप्लाज्म के अंदर। हम इस चैप्टर में
एरोबिक एनारोबिक दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स हमारे जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता मैच्योर होने पे, उनमें एनारोबिक होगा। हमारे मसल सेल्स जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो एनारोबिक होता है बेटा। इन सब जगह लैक्टिक एसिड बनता है, आपने पढ़ा भी होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, मसल फटीग, मसल थकने लगती है। कई सारे बैक्टीरिया हैं, यीस्ट, माइक्रोब्स में पढ़ा होगा, शराब जो बनती है इथाइल अल्कोहल, यही तो है अल्कोहल। चलिए हो गया। अब हम सबसे पहले वो स्टेप पढ़ेंगे जो एरोबिक एनारोबिक का कॉमन स्टेप है। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन होना है, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन होना है, ये स्टेप होगा ही होगा। आइए अब हम उसका नाम लिखते हैं और वो है ग्लाइकोलिसिस। अब आप इसे ग्लाइकोलिसिस बोलो या ग्लाइकोलाइसिस बोलो, आपकी मर्जी। लिखिए हेडिंग प्लीज, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस। चल, सबसे पहले ये शब्द एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। एक्चुअली एक वर्ड है ग्लाइको, बेटा ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, और एक वर्ड है लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। यानी ये पहला स्टेप है जहां पे ग्लूकोज का, शुगर का ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा। देखो याद रखने का तरीका, जी से ग्लाइकोलिसिस, जी से ग्रीक, जी से ग्लाइकोलिसिस, जी से ग्रीक, इसे लैटिन लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा, ग्रीक वर्ड है। ग्लाइको मतलब शुगर, लाइसिस मतलब तोड़ना, तोड़ना। लिख लीजिए। अब सुनो, मैंने आपसे बोला कि ये चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में होगा, अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और बेटा चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सब में सबसे पहला स्टेप यही होता है। चाहे प्रोकैरियोट्स हो जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, चाहे यूकैरियोट्स हो जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, यानी ये ऑल ऑर्गेनिजम्स में होगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो जब उसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा तो इसी प्रोसेस से स्टार्ट होगा, इसी प्रोसेस से स्टार्ट होगा। यानी ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप रेस्पिरेशन का यही होगा। जरा सोचो, अगर मैं कह रही हूं ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है, तो सोचो और बताओ क्या इसमें ऑक्सीजन यूज होगी? विल ऑक्सीजन बी यूज्ड इन दिस प्रोसेस? बताइए, क्या ऑक्सीजन यूज होगी अगर ये एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में यूज हो रहा है? सोचो सोचो सोचो, जल्दी से लिखो, बहुत इजी चैप्टर है सिद्धिका, टफ नहीं है। नो, बिल्कुल, तभी तो एरोबिक एनारोबिक दोनों में हो रहा है। तो ना O2 यूज होगी ना CO2 रिलीज होगी, ना O2 यूज होगी ना CO2 रिलीज होगी, तो फिर इसमें होगा क्या? बेटा इसमें ग्लूकोज को पार्शियली तोड़ा जाएगा, अभी समझाती हूं, अभी समझाऊंगी सब। पार्शियल या इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म 2 molecules of पायरुविक एसिड। स्टूडेंट्स एक बात समझो, पायरुविक एसिड बोलो या पायरुवेट बोलो एक ही बात है, जैसे एसिटिक एसिड बोलो एसिटेट बोलो एक ही बात है, मैलिक एसिड बोलो मैलेट बोलो एक ही बात है। यानी 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। यानी अभी समझाऊंगी, अब भी समझाऊंगी, ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन। चलो समझो बेटा, समझो, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूं। 1 ग्लूकोज होता है C6H12O6। जब मैं इसका ग्लाइकोलिसिस करूंगी, कैसे करूंगी अभी सब सिखाऊंगी, तो इससे 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड या पायरुवेट, एक ही बात है, पायरुवेट। बेटा पायरुविक एसिड जो होता है ये होता है C3H4O3, यानी यहां पर 6 कार्बन जुड़े हैं, 6 कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बना रही हूं अभी, और यहां पर 3 कार्बन जुड़े हैं, 3 कार्बन एक के अंदर। यानी एक्चुअली आपने क्या किया है, आपने एक बीच वाला बॉन्ड तोड़ा है केवल, ऑल बॉन्ड्स नहीं ब्रेक डाउन करे हैं, इसीलिए इनकम्प्लीट या पार्शियल ब्रेक डाउन होगा। बेटा कैसा होता है ये अब आकर आपको बताती हूं। CH3 एक्चुअली ये है CH3COOH, कुछ ऐसा CH3
C डबल बॉन्ड O, C O O H। गौर से देखो, सुनो, ये पायरुविक एसिड है, एक पायरुविक एसिड है, 1 2 3, 3 कार्बन है, देखो 1 2 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 3 + 1 4, 1 2 3 4, और 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3 1 2 3। सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है। तो बेटा ये होता है एक पायरुविक एसिड, CH3COCOH या C3H4O3, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2, क्योंकि यहां पर एक ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है और यहां पर एक पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन है, तो 2 3 6 हो जाएगा। ये करने में 10 स्टेप्स लगेंगे, 10 स्टेप्स, और हर स्टेप पर एक एंजाइम, यानी 10 एंजाइम्स लगेंगे, 10 एंजाइम्स लगेंगे, 10 स्टेप्स लगेंगे, 10 एंजाइम्स लगेंगे। ठीक है, इतना लिखो पहले। पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, पार्शियल ब्रेकडाउन। अब ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, ये हमें किन्होंने बताया था? डिस्क्राइब्ड बाय, बेटा 3 साइंटिस्ट के मैं नाम लिखने वाली हूं, यानी इसकी खोज किसने की थी? देखो, एक मेयर, मेयर आपको पता है ना, एक शहर का मेयर होता है, सिटी का मेयर, तो मेयर जी थे। तो एक लड़का आया, उसका नाम है एम्डन। तो एम्डन ने बोला कि मेयर जी, आपको मेरा प्रणाम, प्रणाम को उसने बोला प्रणाम, पर एक ही हाथ दिखाया, ऐसा नहीं किया, आधा, हाफ प्रणाम। एम्डन का मेयर को हाफ प्रणाम, एम्डन का, एम्डन यानी एम्डन, मेयर का यानी मेयर, हाफ प्रणाम। यानी बेटा जिसको लिखना हो लिख लेना, एम्डन का मेयर को हाफ प्रणाम, यानी एम्डन, मेयर हाफ एंड परनास। इन 3 साइंटिस्ट ने हमें ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था, और इसीलिए इसे EMP पाथवे कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का एक और नाम है EMP पाथवे, बिकॉज इट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय एम्डन, मेयरहॉफ एंड परनास। EMP पाथवे। किसी ने चैट बॉक्स में पूछा था, मैम EMP का क्या मतलब है? मैंने आपको बता दिया क्या मतलब है। यहां पे 10 स्टेप्स होंगे सीरीज में, यानी धीरे धीरे, स्लो, स्टेप वाइज, अ चेन ऑफ 10 स्टेप्स, और हर स्टेप पर एक एंजाइम लगेगा, ईच कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम, यानी 10 स्टेप्स होंगे और 10 एंजाइम होंगे, 10 स्टेप्स होंगे और 10 ही एंजाइम्स होंगे। लिखा सबने? लिख लीजिए। अब ग्लूकोज कहां से मिलेगा? देखो एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है, ग्लूकोज चाहिए तभी तो ग्लाइकोलिसिस करोगे, तो ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम, समझो, बिल्कुल इजी है, समझो। देखो, या तो आप सीधे पार्ले जी के बिस्किट खाओ, ग्लूकॉन डी पियो, उसमें तो डायरेक्ट ग्लूकोज है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, सेल के पास जाएगा, सेल यूज करेगा। या अगर हम शक्कर खा रहे हैं, चीनी, उसमें बेटा सुक्रोज होता है, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल के अंदर हम पढ़ेंगे कि 1 सुक्रोज, इसके अंदर 1 ग्लूकोज होता है और 1 फ्रक्टोज होता है, तब जाकर 1 ग्लूकोज, 1 सुक्रोज बनता है, 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज। तो अगर आपने चीनी, जो हम टेबल शुगर खाते हैं, जो शक्कर खाते हैं हम घर में, बेटा उसमें सुक्रोज है, यानी जब हम उसे खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर एक एंजाइम होता है हमारे डिओडेनम में, जिसे सुक्रेज कहेंगे या इनवर्टेज कहेंगे, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बॉन्ड तोड़ता है। तो 1 सुक्रोज, सुक्रेज एंजाइम या इनवर्टेज एंजाइम की हेल्प से 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज में चेंज होता है, ब्रेकडाउन होता है, फिर ये ग्लूकोज फ्रक्टोज ब्लड में एब्जॉर्ब होकर सेल तक पहुंचाए जाते हैं। यानी ग्लूकोज या तो डायरेक्ट ले लें या सुक्रोज से मिल सकता है, या अगर हमने आलू, गेहूं, चावल यानी रोटी, सब, राइस, व्हीट, ये सब लिया है तो स्टार्च। बेटा स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, 1 स्टार्च मॉलिक्यूल के अंदर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं। तो हमारे बॉडी में एंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, अमाइलेज, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं, माल्टेज, आप तो इतना समझ लो, स्टार्च के अंदर लाखों ग्लूकोज है, उनको एंजाइम्स तोड़ेंगे, फिर ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी ग्लूकोज या तो डायरेक्ट ले लो
या सुक्रोज से मिल जाएगा या स्टार्च से मिल जाएगा, ये होना चाहिए, स्टार्च से या सुक्रोज से। अब बेटा एनसीईआरटी लिखती है दैट सुक्रोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये लाइन अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकती है। और स्टार्च जो होता है ये स्टोर्ड फॉर्म होता है, ये तो हम सब जानते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है। ग्लाइकोजन में भी लैक्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं, वो भी पॉलीसैकेराइड है फंजाई और एनिमल्स में। बट प्लांट्स के अंदर, एल्गी, सारे प्लांट्स के अंदर खाना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, रूट में, स्टेम में, लीव्स में, स्टार्च के फॉर्म में। ये क्यों लिखा है भाई? एंड प्रोडक्ट तो ग्लूकोज होना चाहिए ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से तो ग्लूकोज बनता है। एक्चुअली बेटा सही है, बनता ग्लूकोज है, पर वो ग्लूकोज तुरंत सुक्रोज में चेंज होता है और सुक्रोज फ्लोएम के थ्रू ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है, फिर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। इतनी ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, ठीक है, आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट हाँ, ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइंस हैं, तो इतना हमें आना चाहिए। नाउ एनसीईआरटी के अंदर ये वाले एंजाइम का नाम दिया है, सुक्रोज को तोड़ेगा तो सुक्रेज, पर इसे इन्वर्टेज भी बोलते हैं। बेटा ग्लूकोज भी C6H12O6 है और फ्रक्टोज भी C6H12O6 ही होती है। इनमें क्या डिफरेंस है वो बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगी। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है फ्री, इसमें कीटोन ग्रुप होता है। और अब ये और ये ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेंगी, एंटर इनटू ग्लाइकोलिटिक पाथवे। जी हाँ बेटा, ग्लूकोज टूटना शुरू होगी और फ्रक्टोज भी टूटना शुरू होगी। तो या तो डायरेक्ट ग्लूकोज ले लें, जैसे हम जो फ्रूट्स खाते हैं उससे हमें डायरेक्ट फ्रक्टोज मिलता है, वो भी ब्लड में एब्जॉर्ब होकर टूटना स्टार्ट होता है, या सुक्रोज या स्टार्च को ब्रेक डाउन करके भी ग्लूकोज मिलता है। स्टार्च से केवल ग्लूकोज मिलता है, सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे। इतना सबका हो गया? डन है? अब आइए हम ग्लाइकोलिसिस को शुरू करेंगे। न्यू पेज ले लीजिए, फुल जोश के साथ न्यू पेज ले लीजिए। जिसको जाना है जाओ, मैं चैट्स ऑफ कर रही हूं। अब इतना मजेदार तरीके से ग्लाइकोलिसिस पढ़ाऊंगी, सब याद हो जाएगा आपको, वादा है मेरा। बट आपका फुल कंसंट्रेशन मुझे चाहिए। चलो आ जाओ। सबसे पहले कहानी शुरू होगी 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। ग्लूकोज जो है C6H12O6, भले ही डायरेक्ट ग्लूकोज लिया हो या सुक्रोज से मिला है या स्टार्च से मिला है। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज को एक फांस चुभा दी। फांस चुभ जाती है ना लकड़ी, ग्लूकोज को नहीं, फांस, फांस, फांस को मैं बोलूंगी फांस, और फांस को बोलूंगी फास्फेट। यानी मैंने ग्लूकोज को फांस चुबा दी, यानी फास्फेट चुबा दिया। मैंने ग्लूकोज को फांस चुबा दी, यानी फास्फेट चुबा दिया, यानी ये बन गया ग्लूकोज फास्फेट। ग्लूकोज फास्फेट। तो ग्लूकोज को चुबा दी फांस, तो ये बन गया ग्लूकोज फास्फेट। और कहां फांस चुबाई थी? उसके पैर पे, यानी आखिरी वाले कार्बन पर, 6th कार्बन पर, तो ये बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। अभी भी ये C6H12O6 ही है, पर इसमें फास्फेट लग गया, यानी अभी भी इसका 1 मॉलिक्यूल ही बना है। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि मैंने ग्लूकोज में फांस चुबा दी, तो ये बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। मैंने ग्लूकोज में फांस चुबा दी, तो ये बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। इसे गुस्सा आया, इसने अपना स्वरूप बदला। इसने कहा तुमने मुझे फांस कैसे चुबोई, मैं अपना स्वरूप बदल दूंगा, मैं ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाऊंगा। यानी अब ये बन गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट से बन गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज भी C6H12O6 ही होता है, यानी अभी भी 1 ही मॉलिक्यूल बनेगा, 1 ही मॉलिक्यूल बनेगा। तो ग्लूकोज के अंदर 1 फांस चुबाई, सबसे पहले तो बना ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर उसने अपना स्वरूप बदला, उसे गुस्सा आया, वो बन गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट। हमने कहा अच्छा एटीट्यूड, कोई एटीट्यूड दिखाए, उसको डबल एटीट्यूड दिखाओ। चुबाओ इसके एक और फांस, इस बार पैर पे चुबाई थी लास्ट कार्बन पर, इस बार सर पे चुबाओ फर्स्ट कार्बन पर, यानी हमने इसके सर पे फर्स्ट कार्बन पर एक और फांस चुबा दी। अब ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। बिस क्योंकि अब इसमें 2 फांस चुबा दी है, सर पे यानी फर्स्ट कार्बन पर और पैर पे यानी 6th कार्बन पर। अभी भी C6H12O6 तो है ही, यानी अभी भी 1 कार्बन ही रहेगा।
यानी ये सब बेटा 6 कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ये सारे 6 कार्बन के कंपाउंड्स हैं, सारे 6 कार्बन के कंपाउंड्स हैं। चलो आओ फिर से बोलते हैं, क्लास में याद कराऊंगी, क्लास में। ग्लूकोज को एक फास्ट चुबा दी तो बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट, उसने स्वरूप बदला बन गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट, एटीट्यूड दिखाते हो सर पे भी फास्ट चुबा दी बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब जैसे ही आपने ये किया उसका सारा ईगो, सारा एटीट्यूड धरा रह गया, वो जोर जोर से रोने लगा, वो पागल हो गया, वो धांप गया, वो पागल हो गया, वो धांप गया, वो टूट गया। जी हां स्टूडेंट्स, वो पागल हो गया, वो धांप गया, वो टूट गया, वो टूट गया। यानी वो जो 6 कार्बन थे बीच में से एक बॉन्ड अब तोड़ेंगे। मैंने आपसे कहा कि वो पागल हो गया, मैंने आपसे कहा वो धांप गया, मैंने झूठ नहीं बोला, पागल और धांप। इसका फुल फॉर्म है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, धांप, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और इसका फुल फॉर्म है फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डिहाइड है बेटा ये, ग्लिसरैल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, क्योंकि ये है 3 पागल, 3 इडियट्स 3 पागल, यानी 3rd कार्बन पर फॉस्फेट है, फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डिहाइड। बेटा समझिए ध्यान से, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये दोनों 3 कार्बन के कंपाउंड हैं। देखो नाम ये ग्लिसरैल्डिहाइड, ये 3 कार्बन होता है, एसीटोन फॉस्फेट ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो जो 6 कार्बन थे वो 3 में टूट गए, और यहां जो 2 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट इसे मिल गया, देखो 3 फॉस्फो यानी 3rd कार्बन पर फॉस्फेट है, टोटल 3 ही कार्बन है, और एक फॉस्फेट इसके पास चला गया, तो दोनों के पास पागल और धाप 1 फॉस्फेट आ गया और 3 कार्बन आ गए। ये भी आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, इंटर कन्वर्टेबल हैं। मजे आ रहे हैं? क्लास में याद हो रहा है? यूं याद कराऊंगी ये चैप्टर्स, बट फुल कंसंट्रेशन चाहिए। तो सबसे पहले था ग्लूकोज 6 कार्बन का, उसमें फास्ट चुबाई बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट, गुस्सा आया स्वरूप बदला बन गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट, एटीट्यूड एक और फास्ट चुबा दी सर पे यानी बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, एटीट्यूड चूर चूर हो गया, टूट गया, पगला गया, धांप गया, यानी पागल और धांप, यानी फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, एंड धांप यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बेटा इन दोनों के अंदर 3 कार्बन हैं, तो इन्हें ट्रायोज फॉस्फेट भी कहते हैं। एक एक फॉस्फेट है बेटा, और 3 कार्बन की शुगर्स हैं, ये सब शुगर्स हैं। जैसे राइबोज 5 कार्बन शुगर है, ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 कार्बन शुगर है, धाप और पागल 3 कार्बन की शुगर है, तो इन्हें बेटा ट्रायोज फॉस्फेट भी कहते हैं। ट्रायोज यानी 3 कार्बन और एक एक फॉस्फेट है। अब आइए हम पहले यहां पर एक मजेदार बात देखते हैं। भाई मैं बार बार कह रही हूं, मैंने फास्ट चुबा दी, फास्ट चुबा दी, फास्ट चुबा दी, फास्फेट लगा दिया, फास्फेट आया कहां से? वो जो सेल है, सेल ने बहुत सारी एटीपी बना के रखी है, बड़ा ध्यान से सुनो, सेल ने एटीपी बनाई है, एटीपी के अंदर 3 फास है, 3 फॉस्फेट है। मैंने एटीपी को बोला यार मेरे को एक फॉस्फेट उधार दे दो प्लीज, एक फॉस्फेट दे दो, तो मैंने एटीपी से एक फॉस्फेट लिया, ये फास्ट चुबा दी, यानी अब एटीपी के पास में 3 नहीं अब 2 ही फॉस्फेट बचे, यानी वो एडीपी में चेंज हो गई। 1 ग्लूकोज में 1 फॉस्फेट चाहिए, तो मैंने 1 एटीपी से रिक्वेस्ट करी, मैंने उसका फॉस्फेट इसको ग्लूकोज को दे दिया, और ये बेचारी खुद एडीपी में चेंज हो गई। ऐसे ही दोबारा जब मुझे फांस चुभानी थी, यहां पे मैंने फिर से सेल के अंदर एक एटीपी से रिक्वेस्ट करी, मैंने उसका फॉस्फेट ले लिया, इसे चुभा दिया, और ये एडीपी में चेंज हो गई। यानी अगर मैं इसे स्टेप नंबर 1 मानूं, इसे स्टेप नंबर 2 मानूं, इसे स्टेप नंबर 3 मानूं, इसे स्टेप नंबर 4 मानूं, और ये जो आपस में चेंज होते हैं स्टेप नंबर 5 मानूं, तो फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप जहां जहां फास्ट चुभाओगे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, वहां एक एक एटीपी से उधार लिया है, लोन लिया है। अब एक मजेदार बात समझो, आप कहोगे मैम आपने तो कहा था कि जब फूड ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा तो एटीपी फॉर्म होगी, आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हो, आप तो उधार ले रहे हो, पैसा देना तो दूर, जिसको पैसा देना है उससे और पैसा ले रहे हो आप। अभी तो मैं अग्रवाल हूं बनिया यानी ये तो भैया उल्टी गंगा बह रही है, यहां तो एटीपी यूज हो गई, एटीपी तो प्रोड्यूस होनी चाहिए। यहां तक समझ आया?
चलो, हमने ये भी कहा था कि हर स्टेप पर एंजाइम लगेगा। आओ जरा एंजाइम के नाम लिखते हैं। पहले स्टेप का एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। मैग्नीशियम आयन भी जरूरी होता है यहां पे। हेक्सोकाइनेज, हेक्सो क्योंकि ये 6 कार्बन की शुगर है और फॉस्फेट लगा रहे हैं, फॉस्फेट लगा रहे हैं तो काइनेज। ऐसे ही यहां भी देखो, यहां भी काइनेज लगेगा क्योंकि यहां भी फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं। इसे कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। बेटा जहां जहां एटीपी यूज हो रही है, जहां जहां फास्ट चुबा रहे हो, वहां पे काइनेज एंजाइम है, काइनेज एंजाइम है। यहां हेक्सोकाइनेज बोल दिया है तो ये भी 6 कार्बन, पर इसे भी हेक्सोकाइनेज बोलूंगी तो सेम नाम हो जाएगा, तो इसे फ्रक्टोकाइनेज बोला है। वो भी कैसी फ्रक्टोज है, ऑलरेडी फॉस्फेट है, यानी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहां क्या हो रहा है, यहां ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन रही है, यानी आइसोमेराइजेशन हो रहा है। ये आइसोमर्स हैं, यानी यहां पे लगेगा हेक्सो आइसोमेरेज। केवल आइसोमेरेज भी लिख सकते हो, आइसोमेरेज, आइसोमेरेज। तो बेटा कितना इजी है, ग्लूकोज में 5 चुबाई, हेक्सोकाइनेज, 1 एटीपी यूज हो गई। ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना रहे हो, आइसोमेरेज, और फ्रक्टोज में फिर से फॉस्फेट ऐड कर रहे हो, 1 एटीपी यूज हो रही है, अगेन काइनेज, फ्रक्टोकाइनेज, और अच्छा बोलना है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब यहां पर जो एंजाइम लगता है, जो तोड़ना है, इसे बोलते हैं एल्डोलेज। एल्डोलेज ये स्प्लिटिंग करवाएगा बेटा, स्प्लिटिंग करवाएगा। 6 कार्बन से 3 कार्बन, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, एल्डोलेज। ये फिर से वही सिंपल आइसोमेरेज, आइसोमेरेज, आइसोमेरेज। तो 5 स्टेप्स हैं, 5 एंजाइम्स हैं, 2 एटीपी अभी तक यूज हो गई है। मैं यहां साइड में लिखती हूं, स्टेप नंबर 1 से 5 तक में 2 एटीपी यूज्ड, 2 एटीपी यूज हुई है। बना कुछ नहीं बेटा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाड़ा आना, वो वाला हिसाब है। 1 एटीपी यूज हुई है, 1 एटीपी यूज जब ग्लूकोज में 5 चुबाई, यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, शॉर्ट में लिख रही हूं, तब 1 एटीपी यूज हुई है, 1 एटीपी यूज हुई है। और 1 एटीपी यूज हुई है जब सेकेंड टाइम फास्ट चुबाई है, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। मस्त रट गया क्लास के अंदर, सारे एंजाइम्स याद हो गए, हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज एंड आइसोमेरेज। अब सुनो ध्यान से, अब हम ये मान लेते हैं कि धाप भी पागल में कन्वर्ट हो गया, यानी क्या मैं ये बोल सकती हूं कि 1 ग्लूकोज से 1 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 1 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 1 फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और 2 पागल बन गए। क्या मैं ये कह सकती हूं बेटा, यस या नो, 2 पागल बन गए, क्योंकि मैं मानती हूं कि ये भी इसमें कन्वर्ट हो गया है। यानी अब मैं स्टोरी में क्या करूंगी, मैं 2 पागल लिख देती हूं, 2 पागल, 2 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, हर फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर 3 कार्बन है, 2 पागल। बेटा ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब क्या हुआ सुनो, एक बार 5 चुबाई, दूसरी बार 5 चुबाई, टूट गया, पागल हो गया, धाप गया, उसके अंदर रिवेंज, बदले की आग जलने लगी, आग लगने लगी स्टूडेंट, जैसे एसिड बन रहा हो। इसने कहा अब मैं पागल नहीं रहूंगा, पागल, मैं एल्डिहाइड नहीं रहूंगा, मैं एसिड बनूंगा, एसिड, सबको जला दूंगा। यानी अब ये पागल एल्डिहाइड से एसिड बनने वाला है, ग्लिसरैल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड बनने वाला है। जैसे ही हमें इसके मंसूबों की खबर मिली, इसके इंटेंशंस का पता चला, हमने कहा जिससे पहले ये एटीट्यूड इतना दिखाए, इसको एक और फास्ट चुबा दो, एक और फास्ट चुबा दो। यानी अभी इसके 3rd कार्बन पर फॉस्फेट है, इसके 1st कार्बन पे भी लगा दो, 3 ही तो कार्बन है, 3rd पे है, अब 1st पे लगा दो। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसके 1st कार्बन पे भी लगा दो, यानी 1,3 बिस फॉस्फो, और एल्डिहाइड की जगह ये बन गया ग्लिसरिक एसिड। अब आप ग्लिसरिक एसिड बोलो बेटा या ग्लिसरेट बोलो, एक ही बात है, ग्लिसरिक एसिड। बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है कहानी के अंदर। इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्यों, क्योंकि है तो ग्लिसरिक एसिड ना, अभी भी तो 3 कार्बन है,
एक के अंदर तो 3 ही कार्बन है ना, बस फर्क क्या पड़ा है, एक फांस और चुभा दी और एल्डिहाइड की जगह एसिड बन गया। मैं फिर कह रही हूं, ये एल्डिहाइड था और अब इससे एसिड बन गया, एसिड। अब जब फांस चुभानी थी तो मैं फिर से उधार लेने के लिए गई, बनिया हूं मैं, फिर से उधार लेने के लिए गई। मैंने एटीपी को बोला, मैंने कहा एटीपी फिर से उधार दे दो। अब आपको मालूम है बेटा, आप किसी से उधार मांगोगे ना, डेप्ट एक बार देगा, 2 बार देगा, तीसरी बार वो पहले से बहाना सोच लेगा। उसने कहा नहीं, बोला एटीपी देना तो दूर की बात है, मेरे को तो तुम वापस करो, मैंने तुम्हें 2 एटीपी दिए, वापस करो भैया, लोन रीपेमेंट करो। भैया आवाज बंद हो सकती है, अपने आए क्या, ठक ठक की लगातार आ रही है? हाँ एक बार देख लेना। बोला नहीं भाई, अब दोबारा उधार नहीं मिलेगा आपको, 2 बार दे दिया, फर्स्ट स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे, अब नहीं मिलेगा। तो अपन ने कहा चल ठीक है यार, करेंगे तुम्हारा उधार, देंगे, डोंट वरी, इतना भी मत बोलो। तो हमने कहा फॉस्फेट तो लेना है, चलो सेल में किसी भी कंपाउंड से ले लेते हैं। तो हमने H3PO4 से ले लिया। बेटा इसमें कार्बन नहीं है, बड़ा ध्यान से सुनो, एटीपी के अंदर कार्बन था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें एडिनोसिन है, ग्लूको शुगर है 5 कार्बन, यानी उसमें कार्बन था, वो कार्बन वाला कंपाउंड था। बट ये हमने सेल में किसी भी इनऑर्गेनिक कार्बन से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ले लिया। एक H3PO4 से एक फॉस्फेट मिलेगा, उसे आप 1 पागल में लगाओगे तो 1 एसिड बनेगा। लेकिन यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स की कहानी है, तो मुझे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज करने पड़ेंगे। तो अब एटीपी ने मुझे उधार नहीं दिया, ठीक है। अब इसे एल्डिहाइड से एसिड बनाना है। मेरे प्यारे नादान परिंदों, बड़ा ध्यान से सुनो, एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, ये एल्डिहाइड होता है, और एसिड क्या होता है, COOH। यानी एल्डिहाइड से अगर एसिड बनाना है तो ये तो सेम है, ये डिफरेंट है। यानी अगर आपको एल्डिहाइड से एसिड बनाना है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी आपको ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। पर मैंने तो कहा यहां ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, क्योंकि ये तो एनारोबिक में भी होता है। तो बेटा ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, पर हाइड्रोजन तो रिमूव कर सकते हैं। हाइड्रोजन के रिमूवल को भी तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये सिंपल केमिस्ट्री है कि जब भी आपको एल्डिहाइड से एसिड बनाना है तो ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। जैसे ही हाइड्रोजन को रिमूव करोगे यानी ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड से एसिड बन जाएगा। चलिए आइए, अब क्या हुआ, इतना तो हम समझ गए। यानी मुझे इस पागल से हाइड्रोजन निकालना है तो एसिड बन जाएगा। अगर मैंने हाइड्रोजन निकाला तो उसे निकालकर कहीं रखना भी तो पड़ेगा। अगर मैंने सेल में ऐसे ही डाल दिया, हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, मर जाएंगे अपन। तो मैंने कहा यार एक बकरा फंसाते हैं, चलो एक बकरा फंसाते हैं। एक कंपाउंड होता है सेल के अंदर NAD, निकोटिनामाइड डायमाइड, ऐसा समझ लो विटामिन का डेरिवेटिव है, एक केमिकल कंपाउंड है, ऐसा समझ लो। मैंने NAD को बोला सुनो, मैं तुम्हें H+ दे रही हूं, H+, मैं तुम्हें मतलब हाइड्रोजन दे रही हूं, हाइड्रोजन। एक्चुअली हम आगे जाकर पढ़ेंगे, कि 1 हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके अंदर 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, अब जो मैं बता रही हूं फुल कंसंट्रेशन। एक्चुअली जो एनर्जी है ना, सन की एनर्जी, वो इस इलेक्ट्रॉन में होती है। अगर आपने पहले फोटोसिंथेसिस कभी पढ़ा हो, जब सन की एनर्जी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पर आती है, फोटो सिस्टम पर आती है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता जाता है, फिर उसकी एनर्जी से एटीपी बनती है, फोटोसिंथेसिस की बात कर रही हूं, फिर उससे खाना बनता है। यानी एक्चुअली जो सन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर है। इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बना लिया है। तो जो सन की एनर्जी है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बीच में है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है। हम बड़ी चालाकी से क्या कर रहे हैं, हम ग्लूकोज के बॉन्ड्स भी तोड़ रहे हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, और ग्लूकोज से हाइड्रोजन निकालते जाएंगे। हाइड्रोजन क्यों निकाल रहे हैं, ताकि प्रोटॉन्स निकालते जाएं, इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएं, मेनली इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएं, ताकि इस इलेक्ट्रॉन से हम आगे एनर्जी रिलीज करवा सके। ये हमारा छिपा हुआ उद्देश्य है, जो मैंने आपको बताया, सीक्रेट कोई सुन नहीं ले। हम आगे इस इलेक्ट्रॉन्स को गुंडों को भेजेंगे, फिर फाइनल बिग बॉस ऑक्सीजन के पास जाएगा, तब जाकर इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलेगी, एटीपी बनेगी।
एनएडी को ये मालूम था। एनएडी ने बोला मुझे इलेक्ट्रॉन छिपा रहे हो तुम, नेगेटिविटी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो आपको पॉजिटिविटी भी दे रहे हैं, हम तो प्रोटॉन भी दे रहे हैं, हम तो पूरा एटम दे रहे हैं हाइड्रोजन का, हम तो पूरा हाइड्रोजन का एटम दे रहे हैं। इसने कहा ठीक है, बल्कि मैंने कहा मैं तो तुम्हें 2 एटम दे रही हूं, तो एक पागल में से 2 हाइड्रोजन एटम निकाले, एनएडी को दिए, तो ये बन गया NADH2, ये बन गया NADH2। NADH2। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि 1 पागल से अगर आपको 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाना है, तो इसमें से बेटा 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव करने पड़ते हैं। यानी 1 NAD को 2 हाइड्रोजन दोगे तो वो NADH2 में बदल जाएगा। ठीक है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, NADH प्लस H प्लस, ऐसा भी लिख सकते हो, 1 और 2, या तो डायरेक्ट H2 लिख दो या H प्लस ऐसा भी लिख सकते हो। बेटा बड़ा ध्यान से सुनना, 1 पागल से 1 एसिड बनाना है तो 2 हाइड्रोजन एटम पागल से रिमूव करे हैं, NAD को दिए हैं, तो NADH2 बन गया है। पर यहां सारी कहानी 2 मॉलिक्यूल्स की चल रही है, तो 2 NAD को बुलाएंगे और उससे 2 NADH2 बनाएंगे। जरा सोच के बताओ, जरा सोच के बताओ, NAD के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो NAD का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। NAD के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो NAD का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है? बताइए बताइए, बताओ बताओ बताओ। सेलीन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, रिडक्शन। धर्म ने भी सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा। तो NAD reduced to NADH2, NAD reduced to NADH2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पर ये बताओ कि पागल से हाइड्रोजन रिमूव करा है तभी तो NAD को दिया है, तो पागल का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है? पागल का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है? जरा बताइए, पागल का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है? पागल का 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, यानी पागल का हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। NAD का रिडक्शन हुआ है बट पागल का हुआ है बेटा ऑक्सीडेशन। दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रेस्पिरेशन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। पागल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड। भाई हम तो ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, फूड की, तो ग्लूकोज से ही तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 2 पागल बने हैं, और उनमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है यानी उनका ऑक्सीडेशन हुआ है, तब जाकर एसिड बना है, यानी पागल का ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। अब यहां एंजाइम कौन सा लगेगा? इतना प्यारा नाम है, यूं याद हो जाएगा। वो एंजाइम चाहिए जो पागल से हाइड्रोजन रिमूव कर दे। क्या मैं हाइड्रोजन के रिमूवल को डीहाइड्रोजनेशन कह सकती हूं? यानी एंजाइम हो गया पागल डीहाइड्रोजिनेज। कितना इजी है, देखो कितना इजी है, कितना इजी है। जो पागल से हाइड्रोजन रिमूव करवा दे यानी पागल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, पागल का ऑक्सीडेशन हुआ है, पागल में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, NAD का रिडक्शन हुआ है, उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है। मजे आ गए? पागल डिहाइड्रोजिनेज, मजे आ गए? खुश? चल अब बड़ी आसान कहानी है, देखो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, 1,3-BPGA ऐसा लिखते हैं। देखो 1,3-BPGA, 1,3-BPGA। अब इससे बनेगा 3PGA, इससे बनेगा 2PGA, उससे बनेगा पेप, और उससे बनेंगे पायरुवेट या पायरुविक एसिड, एक ही बात। अब सारे एसिड्स बनेंगे बेटा, अब सारे एसिड्स हैं, केवल पागल एल्डिहाइड है, केवल पागल एल्डिहाइड है, बाकी सब एसिड्स बनेंगे। अब बेटा सारे एसिड्स ही रहेंगे, केवल पागल एल्डिहाइड है। आओ एक बार नाम लिखते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड
या ग्लिसरेट, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। बेटा अब सारे एसिड्स हैं, अब सारे एसिड्स हैं। 3PGA, 2PGA, पेप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। सिर्फ पागल एल्डिहाइड है, उसके बाद 1,3-BPGA, 3PGA, 2PGA, पेप एंड पायरुवेट। एक उधार आज उतार देती हूं, बाकी उधार कल उतारूंगी, हिसाब पूरा रखूंगी, केवल जन्म से बनिया हूं, कर्म से नहीं। 2 पैसे ज्यादा ही देके जाऊंगी, कम नहीं दूंगी। चलिए, एटीपी ने क्या कहा था मुझसे जब मैंने यहां उधार मांगा था? एटीपी ने कहा था उधार तो छोड़ो, मुझे वापस चाहिए पैसे। देखो बेटा, बड़ा ध्यान से देखो, इसके पास में 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 फॉस्फेट्स हैं, फर्स्ट कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, पर इसके पास में 1 मॉलिक्यूल पर 1 ही फॉस्फेट है। यानी जब मैंने इससे ये बनाया तो एक फॉस्फेट रिमूव हुआ। मैंने कहा आओ जी एडीपी आ जाओ, तुम्हारा उधार लो और एटीपी में कन्वर्ट हो जाओ। बेटा 1,3-BPGA के पास में 2 फॉस्फेट है, 3PGA के पास में 1 फॉस्फेट है, यानी 1 फॉस्फेट रिमूव हुआ, उससे हमने एक उधार चुकाया। ये सब 3 कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ये सब 3 कार्बन के कंपाउंड्स हैं, यानी ये सब भी 2-2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि टोटल 6 कार्बन थे ग्लूकोज में। यानी यहां पर भी एक्चुअली 2 एटीपी बन गए, 2 एटीपी। मैंने क्या कहा आपसे कि 1,3-BPGA से जब 3PGA बना, 1 फॉस्फेट रिमूव हुआ, उस 1 फॉस्फेट को हमने एडीपी में अटैच किया, एटीपी बनाई। पर यहां कहानी 2 मॉलिक्यूल्स की चल रही है, 1 ग्लूकोज टूटा है तो 2 पागल बने हैं, 1,3-BPGA बने हैं, उससे 2,3PGA बने हैं, यानी 2 फॉस्फेट रिमूव हुए हैं तो 2 एटीपी बन जाएगी। मैंने मेरा उधार चुका दिया, एक एटीपी यहां उधार ली थी, डेब्ड एक यहां ली थी, मैंने पूरा हिसाब बराबर कर दिया। बेटा मैंने आपसे कहा था 2 पैसे ज्यादा ही देके जाऊंगी, वो ज्यादा वाले कल दूंगी, ज्यादा आज नहीं। ये है स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 7। आइए इसके एंजाइम का नाम लिखते हैं, ये पे बैक टाइम चल रहा है, पे बैक टाइम इसे कहते हैं स्टूडेंट्स, इस एंजाइम को कहते हैं ट्रांस फॉस्फोराइलेज। क्यों कहते हैं? बड़ा आसान है। इस एंजाइम ने ट्रांसफर करा है क्या? फॉस्फेट मॉलिक्यूल को फ्रॉम 1,3-BPGA टू एडीपी, यहां से रिमूव करके यहां कर दिया ट्रांसफर, फॉस्फेट को ट्रांसफर करा है, तो ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम का नाम हो गया ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम। ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम। एक लास्ट पॉइंट के साथ आज की क्लास कंप्लीट करती हूं, बड़ा ध्यान से सुनो। देखो ये जो मुझे NADH2 मिले हैं बेटा, ये वाले, इनके अंदर हाइड्रोजन है, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी है, पर अभी उस एनर्जी से एटीपी बनी नहीं है, नो। पर यहां मुझे डायरेक्ट एटीपी मिली है, डायरेक्ट। बेटा जब डायरेक्ट एटीपी मिली है, जब इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना, मुझे डायरेक्ट एटीपी मिली है, इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन हुआ है, यानी फॉस्फेट ऐड होकर एटीपी फॉर्म हुई है, इसे बोलते हैं बेटा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 7th स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है, यानी डायरेक्ट एटीपी मिली है। यहां मुझे अभी एटीपी नहीं मिली, NADH2 बना है पर एटीपी नहीं बनी है। मैं इतना पार्ट एक बार रिवाइज करती हूं, फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। सुनिए ध्यान से। हमने ये बात की कि चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, वेदर एरोबिकली और एनारोबिकली, द फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज बी ग्लाइकोलिसिस। ऑलवेज, एरोबिक, एनारोबिक, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिवर्सल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ना O2 यूज होगी, ना CO2 रिलीज होगी, 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज डायरेक्ट मिल सकती है, या सुक्रोज को ब्रेक डाउन करके, या स्टार्च को ब्रेक डाउन करके। एमडन, मेयरहॉफ, परनास ने बताया था, तो EMP पाथवे भी इसे कहते हैं। टोटल 10 स्टेप्स होंगे, यानी 10 एंजाइम्स होंगे। सबसे पहले ग्लूकोज में फास्ट लगाई, बना ग्लूकोज 6 फास्फेट, यहां पर 1 ATP यूज हुई, उसने स्वरूप बदला, बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट,
उसको एक और फास्ट चबाई, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यहां एक और एटीपी यूज हुई। स्टेप नंबर 1 एंड 3 के अंदर 1 यानी टोटल 2 एटीपी यूज हुई है। फिर ये टूट गया, ब्रेकडाउन हुआ, पागल और धाप गया, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, आइसोमेरेज, ये एंजाइम्स हैं। अब सारी स्टोरी 2 पागल से चलेगी, 1 ग्लूकोज से अल्टीमेटली 2 पागल बन गए। अब पागल से एसिड बनेगा और फॉस्फेट भी ऐड करना है, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। पागल से बनेगा 3 पागल से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां पर 2 NAD विल बी रिड्यूस्ड टू 2 NADH2 और एंजाइम लगेगा जो पागल से हाइड्रोजन रिमूव कराए, यानी पागल डिहाइड्रोजिनेज। अब 1,3-BPGA से 3PGA बनेगा, यानी 1 फॉस्फेट रिमूव होगा, उसे ADP को देकर 1 ATP बनाएंगे, पर स्टोरी 2 मॉलिक्यूल्स की है तो 2 ATP पे बैक टाइम मैंने पूरा उधार, पूरी डेप्थ रीपे कर दी है। एंजाइम लगेगा ट्रांसफॉस्फोराइलेज, यहां पे डायरेक्ट ATP मिली है, इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना तभी डायरेक्ट ATP मिली है। NADH2 से अभी ATP नहीं मिली, बट उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी है, मिलेगी पर बाद में मिलेगी, गुंडों के पास जाने के बाद में। 3PGA से 2PGA बनेगा, 2PGA से पेप बनेगा और पेप से पायरुविक एसिड बनेगा। वो कैसे बनेगा वो और साथ में ढेर सारे और क्वेश्चंस, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप आज एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया है, ये सब पढ़ा दिया है, ये सारा पढ़ा दिया है, मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया है, यहां तक का पढ़ा दिया है, ये सब पढ़ा दिया है। आप खुद एनसीईआरटी रीड करना, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कल हम पढ़ेंगे। और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लाई थी, बट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये एनसीईआरटी का चार्ट भी चलो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है। चलिए, अब मुझे बस आपका आधे मिनट से भी कम चाहिए स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं पीडब्ल्यू हमेशा आपको आगे बढ़ाएंगे। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। ऐप पे जरूर बता देना क्लास कैसी लगी और जो भी